हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। टोटल हम लोग 100 प्रश्न करेंगे इस सीरीज में। आज हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो और डाल रखा है सोशल साइंस को लेकर के। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा बाबू, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और इसको करने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव आएगा सोशल साइंस में सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डेली की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपका रिवाइज भी आपका पीडीएफ से ही होता चलेगा। लिखने विखने का तो समय है नहीं, तो एक बार सिर्फ सुन लेंगे और पीडीएफ से दोबारा पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं। टोटल 10 प्रश्न करेंगे हम लोग, कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि ये सब क्वेश्चन आपको पता होंगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता होंगे तो पूरा जरूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन यहीं कहीं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे खूनी रविवार क्या है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति के दो कारण का वर्णन करें। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। रूसी क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति कैसी थी। सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाबू, याद रखिएगा। इन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन में से आपको 10 का 10 पता है तो वीडियो स्किप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं पता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या था। देखिए 2020 में पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 2 साल का गैप में पूछा जा रहा है। चांस है कि आपका 2024 में भी पूछ दे, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, खूनी रविवार हत्या की एक घटना है। खूनी रविवार कैसी घटना है। खूनी आप लोग खूनी से समझते होंगे, सकते होंगे खूनी में क्या होगा, खून हुआ होगा। रविवार मतलब रविवार का दिन होगा। तो बस यही है कि रविवार के दिन खून हुआ था रूस में, मर्डर हुआ था, तो उसी को बोल दी खूनी रविवार। देखते हैं क्या हुआ था इसमें। हत्या की एक घटना है जो रूस में रविवार के दिन घटित हुई थी। किस दिन घटित हुई थी खूनी रविवार की घटना। रविवार को। हुआ क्या था कि रूस में जाड़ के शासन से लोग तंग आ गए थे। जाड़ मतलब रूस में जाड़, जाड़ का मतलब होता है रूस का राजा, ठीक है। रूस का राजा को हम लोग क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं। तो रूस में जो है जाड़ के शासन से लोग तंग आ गया था, बहुत परेशान करता था। उनका अत्याचार काफी बढ़ गया था, ठीक है। राजा का अत्याचार बढ़ गया था। इसी संबंध में बात करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ शांतिपूर्ण जुलूस निकाल कर मजदूर जाड़ से मिलने पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। तो देखिए हुआ क्या था कि तंग आ गया था ना, तो इसी बात से अपना एक प्रार्थना पत्र लेकर के कि हे राजा जी, ये सब मतलब ये जो गलत काम है, आप जो परेशान करते हैं हमको, ऐसा मत कीजिए। यही जो है बोलने के लिए जा रहा था महल की तरफ। और याद रखिएगा उस समय ताजा ताजा क्या हुआ था। उसमें ताजा ताजा जो है रूस हारा था। रूस जो है हार गया था जापान से। किससे हारा था, जापान से हार गया। ठीक है, तो रूस को पहले से गुस्सा चढ़ा हुआ था राजा को। और ये सब जुलूस निकाल करके गया था और गुस्सा चढ़ गया। तो क्या किया राजा जो है आदेश दे दिया, उस समय जो सैनिक था, तो राजा जो है सैनिक को आदेश दे दिया कि मार दो, उड़ा दो, इसका भुजिया बना दो। तो उसी समय क्या हुआ, सैनिकों ने उन पर गोली बरसा दी। पूरा तरह से जो मजदूर आ रहा था मार्ग की तरफ, आवेदन मतलब प्रार्थना पत्र लेकर के, उस सबको छल्ली कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1,000 से अधिक लोग मारे गए। 1,000 से ज्यादा लोग मारा गया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग खूनी रविवार बोलते हैं। समझ गए खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार रूस का एक घटना है। रविवार में क्या, रविवार को क्या हुआ था रूस में, मतलब किसी रविवार को हुआ था कि जो है मर्डर हुआ था, खतरनाक 1,000 लोग को मार दिया गया था। दिन था रविवार, इसीलिए इसको बोले खूनी रविवार का घटना। काहे मारा था, काहे कि रूस जो जापान से पहले तो हार गया था और जनता सब भी रूस का राजा से परेशान थी, तो आवेदन पत्र लेकर के जा रही थी, प्रार्थना पत्र। तो आदेश दिया सैनिकों की मार दो, अभी अपने दिमाग गर्म है तो बरतरा दिया सबको, कहानी खत्म। यही हुआ खूनी रविवार। आशा है समझ में आया होगा खूनी रविवार क्या है। और बार बार पूछ भी रहा था, इसीलिए इंपोर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के दो कारणों का वर्णन करें। देखिए कितना बार पूछा है, 2013 में पूछा, 17 में भी पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा और 21 में पूछा। कितना बार पूछा जा चुका है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते हुए चलेंगे। भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है। दो कारण बताना है, दो कारण निम्नलिखित है मतलब नीचे लिखा गया। सबसे पहला कारण है निरंकुश शासन। निरंकुश मतलब होता है कोई अंकुश नहीं होना। अंकुश मतलब कि कोई लगाम नहीं लगा हुआ होना। बेलगाम घोड़ा समझ लीजिए। राजा जो है बेलगाम घोड़ा था, जिधर मन उधर चला जाता था, जिसको मन उसको मार देता था, जिसके साथ मन उसके साथ नाइंसाफी करता था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है।
क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण जाड़ की निरंकुशता थी। जाड़ मतलब अभी हम आपको बता चुके हैं, जाड़ क्या बोलते हैं, रूस के राजा को हम लोग क्या बोला जाता है, रूस के राजा को जाड़ बोलते हैं, ठीक है, निरंकुशता थी। जाड़ हमेशा विरोधी को कठोर से कठोर दंड देता था, थोड़ा मोड़ा दंड नहीं, थोड़ा सा भी गुनाह करेगा ना तो खतरनाक दंड दे देगा। लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। अभी आप ही सोचिए ना, यदि अपना देश से स्वतंत्रता को हटा दिया जाए तो सब लोग क्रांति कर देगा कि नहीं कर देगा। कहीं बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहे, खाने की स्वतंत्रता नहीं रहे, सबको बोल दिया जाएगा कि पूरा भारत में अभी जो है सिर्फ वेज ही खाया जाएगा या सिर्फ नॉन वेज खाया जाएगा। तो यदि नॉन वेज का बात करेगा तो जो ब्राह्मण लोग हैं जो मांसाहार नहीं करते हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, और सिर्फ शाकाहार का बात कर देगा तो जो मांसाहारी है वो गुस्सा हो जाएंगे। तो क्या एक तरह से क्रांति होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये सब स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता अगर नहीं देगा तो बाबू क्रांति होगा ही होगा। इस अत्याचार से प्रजा का विरोध और असंतोष बढ़ता जा रहा था। तो ये जो अत्याचार था कि किसी को धर्म मानने नहीं दे रहा था, ठीक है, किसी को खाने का स्वतंत्रता नहीं दे रहा था, इस सबसे क्या हो रहा था कि जो है अत्याचार, इस सब अत्याचार से प्रजा जो है विरोध कर रही थी, प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था। उसके बाद पहला कारण तो ये हो गया, इस वजह से क्रांति हुआ। दूसरा है कृषक एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। कृषक और मजदूर दोनों का स्थिति काफी दयनीय था। दयनीय मतलब होता है कि काफी खराब था। दयनीय मतलब क्या होता है बाबू, दयनीय मतलब बुरा स्थिति था, ठीक है, काफी ज्यादा बुरा स्थिति था कृषक और मजदूर का। क्या दयनीय था, तो देखिए कृषक और मजदूर क्या है, इस सबको काम करवाइए भैया, इससे खेती करवाइए और इसको पैसा दीजिए, यही तो काम है ना। किसान किसान क्या करेगा, वो खेती करेगा, खेती से पैसा लेगा। तो लेकिन रूस में क्या होता था कि इस सबसे खेती खूब करवा लेता था। मजदूर है, घर बनवाना है तो घर बनवा लिया बढ़िया से, लेकिन पैसा कम देता था, शोषण होता था इसका। तो रूस में किसान एवं मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय मतलब बताया अभी आपको, बुरा था। मजदूर तथा श्रमिक का भी की भी शोषण मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। इससे अधिक काम करवाया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी, मजदूरी कम दी जाती थी, यही था, ठीक है। तो ज्यादा काम करवा लिया, मजदूरी कम दी जाती, इससे भी क्या हुआ, रूस में क्रांति हुआ। तो दो को कारण लिखना था, दो को कारण ये दोनों को लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। देखिए 2012 में पूछा, 18 में पूछा, 6 साल का गैप में पूछा है। हो सकता है फिर 6 साल का गैप में मतलब 24 में पूछ दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बस वही है। चलिए अब बताना है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग समाज का ऐसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं। ठीक है, सर्वहारा वर्ग क्या होता है, सर्वहारा मतलब समझ जाइए कि इसमें सब कोई शामिल होगा। सर्व मतलब सब कोई, सबको मतलब रईस नहीं, जैसे हो गया मछुआरा शामिल हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, किसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो मिडिल क्लास फैमिली है ये सब सर्वहारा वर्ग में आता है। छोटा छोटा व्यापारी जो होता है, छोटा छोटा व्यापारी वो हो जाएगा। फिर कुटीर उद्योग, ये सब जो है सर्वहारा वर्ग में आता है। चलिए अब देखिए, इतने को लिख देंगे तो 2 नंबर तो नहीं मिल जाएगा, तो आगे भी लिखे कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूर तथा श्रमिकों का वर्ग था। किसका था, मजदूर और श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाहीन था, मतलब इसको किसी प्रकार का सुविधा प्राप्त नहीं था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसको सुविधा अधिकार कुछ भी प्राप्त नहीं था। पूंजीपति वर्ग द्वारा इस वर्ग का पूरी तरह से शोषण किया जाता था, पूरी तरह से मतलब इसे बताया ना आपको, मजदूर और किसान का क्या शोषण होगा, ज्यादा काम करवा लो पैसा कम दे, तो बस वही पूंजीपति वर्ग करवाता था। देखिए बात क्या था ना, मजदूर और किसान के पास पैसा कम था, तो ये जो है किसान है खेती करने के लिए कर्जा लेता था, और कर्जा लेता था तो जिस साल खेती डूब गया उस साल इसका कर्जा डूब गया। कर्जा में जो है ब्याज बहुत ज्यादा लेता था पूंजीपति सब, तो इस तरह से शोषण होता था उसका। चलिए अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति कैसी थी। तो अभी हम आपको बताए काय क्रांति हुआ, तो उसी में तो किसान की स्थिति भी पता चल गया, 2022 में पूछा गया, नया नया क्वेश्चन है। देखिए रूसी क्रांति से पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब क्या होता है बाबू, पहले। रूसी क्रांति से पहले किसान की स्थिति काफी दयनीय थी, मतलब रूसी क्रांति से पहले बहुत बुरी स्थिति थी। वह पूंजीपति वर्ग के अधीन एवं अपनी जमीन से बंधे हुए थे। पूंजीपति वर्ग के अधीन थे, पहले बताया आपको कि वो जो है पहले तो किसान कर्जा लेते थे, काहे कि उसके पास पैसा नहीं हुआ करता था, और कर्जा भी ज्यादा ब्याज पे देता था पूंजीपति वर्ग, तो शोषण इस तरह से होता था उसका, बहुत ज्यादा ब्याज। किसान के पास पूंजी का अभाव था, जिसके कारण वह करों के बोझ से के तले दबे हुए थे। अभी बताया कर्जा लेता था, कर्ज लेता था। किसान जार के शासन से खुश नहीं थे, इसी कारण रूसी क्रांति में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। राजा का शासन से खुश नहीं था, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था किसान को, इसी वजह से वो खुश नहीं था, और रूसी क्रांति जब हुआ तो काफी ज्यादा अपना सहयोग भी दिया। ठीक है, तो इतना लिख देंगे। चलिए अगला है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, 2022 में पूछा गया है। ऐसा दो कारण बताना है जो बताता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, मतलब यहाँ सभी धर्म को मानने वाला लोग रहता है, धर्म को किसी भी धर्म को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, यही बताना है। तो देखिए पढ़ते हैं, वे दो प्रावधान निम्नलिखित हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। पहला प्रावधान,
और यहाँ होगा दूसरा प्रावधान, इसको 2 नंबर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रावधान, यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई राज्य का कोई धर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बिहार राज्य का है वो हिंदू धर्म का है, जो झारखंड है वो मुस्लिम धर्म का है, जो, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, किसी के राज्य का अपना अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आप बोलेगा कि हमको धर्म परिवर्तन कराना है, बौद्ध धर्म में जाना है, जैन धर्म जाना है, तो राज्य भले कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आपका मम्मी पापा जरूर डराएगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि राज्य कुछ नहीं कहेगा, मतलब राज्य अपना, आपका इच्छा है, आपको जो धर्म अपनाना है, हिंदू है तो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम हिंदू बन सकते हैं, जैन धर्म अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य किसी को मना नहीं करेगा, सब कोई अपना मनमाना धर्म अपना सकता है। पहला तो ये है अपना राज्य में, देश, संविधान में प्रावधान। दूसरा देखिए, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। नागरिक के बीच में धर्म के आधार पर कोई भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो है छोटी जात का है तो उसको खेल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, वंश, धर्म, लिंग, भाषा, संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, उन्हें अधिकार है, और सबको अधिकार दिया गया है, ठीक है। अधिकार है, सेंटेंस थोड़ा अधूरा है। आगे है कि उन्हें अधिकार है कि वे शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधि जैसे जैसे कोई भी चीज का प्रोग्राम हुआ, ये सब सब में भाग ले सके, ठीक है। लिंग, धर्म, वंश, ये सब के आधार पर भेदभाव उनके बीच में नहीं किया जाएगा। ये दो को प्रावधान लिख देंगे आराम से, दो में दो मिल जाएगा, नया नया क्वेश्चन ही है, 2022 में पूछा गया। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का किन्हीं दो कार्यों को लिखें। देखिए, 2021 में पूछा गया है, ग्राम पंचायत का दो कार्य लिखना है। तो देखिए, ग्राम पंचायत के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। दो कार्य बताना था, लिख दिए, दो कार्य क्या है, निम्नलिखित है। चलिए, पहला कार्य, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना। मतलब पंचायत का जो उसका क्षेत्र रहता है, जिस पंचायत, उसके पंचायत के अंतर्गत जितना क्षेत्र रहता है, उसका विकास के लिए वार्षिक योजना सब आता है ना, उसका बजट तैयार करना कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। उसके बाद सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, कोई भी समुदाय मिलकर के, 4-5 आदमी मिलकर के काम कर रहा है, सफाई का काम हो सकता है या किसी प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, मतलब जिसमें सबका सहमति हो, उसमें जो है कार्य में सहयोग करना। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन में सहायता, प्राकृतिक संसाधन में सहायता प्राप्त करना। प्राकृतिक संसाधन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सेंटेंस गलत है, प्राकृतिक संकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संकट। तो प्राकृतिक संकट में जो है सहायता प्रदान करना, जैसे बाढ़ आ गया तो उसमें सहायता प्रदान करेगा। ये सब जो है ग्राम पंचायत का कार्य। अगला है कृषि, बागवानी, चारागाह, ये सब का विकास करना, अपना क्षेत्र में जो है कृषि के क्षेत्र का विकास करना, बागवानी का विकास करना, चारागाह का विकास करना, इस सब का विकास करना किसका कार्य है, ग्राम पंचायत का कार्य है। चलिए जी, अगला प्रश्न है कि संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। देखिए, 2019 में 21 में पूछा गया कि संघीय शासन का दो विशेषता बताना है, मतलब अपना देश में जो शासन है, उसका दो विशेषता बताना है। तो देखिए, देश में लिखित संविधान है, बिल्कुल है, तो लिखेंगे संघीय शासन में लिखित संविधान होता है, ठीक है, और इसमें दो स्तरीय सरकार होती है। दो स्तरीय मतलब एक केंद्र स्तर पर सरकार होता है और एक राज्य स्तर पर सरकार होता है कि नहीं होता है। तो इसमें दोहरी सरकार होती है, दो स्तरीय सरकार होती है, और इसमें लिखित संविधान होता है। दो को लिख देंगे। चलिए, अगला है कि नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। दो को कार्य लिखना है, 2022 में पूछा गया, नगर निगम का दो को कार्य लिखना है, ठीक है। आसान है। देखिए, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है, नगर निगम का कार्य में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी 2 नंबर में पूछा गया है, तो इसीलिए दो को पूछा है। चलिए, देखते हैं। नगर निगम के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। दो को काम लिखना है, कोनो लिख दीजिए, क्षेत्र में शौचालय, नाली का निर्माण करना, ये भी कार्य है। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, ये भी कार्य है। नगर में बस चलवाना, ट्रैक्टर चलवाना, ठीक है, और यातायात की व्यवस्था करना, और प्राथमिक विद्यालय, पुस्तकालय, सब का निर्माण करना, सब किसका काम है, सब नगर निगम का काम है। तो कुछ छू लिख दीजिएगा ना बाबू, आ जाएगा आराम से 2 नंबर, ठीक है। यही दो को बोला था, तो हम दो को लिखेंगे, ज्यादा क्यों लिखेंगे, ज्यादा ज्ञान नहीं उलेरना है वहां पर, ठीक है। जितना बोले उतना ही लिखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। अब आप ही सोचिए, नदी बह रही है, ठीक है, अब इसमें प्रदूषण कैसे कैसे जा रहा है, और भारत में क्या सब जगह उसी तरह से प्रदूषण होता है। देखिए, क्या क्या कारण हो सकता है प्रदूषण का, खुद से दिमाग लगाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रदूषण का पहला कारण हो सकता है कि भैया इसमें जो है कचरा डाल दें, कचरा डालेंगे तो भी प्रदूषण होगा। तो पहले लिख देंगे कि नदी में कचरा, नदी में बहाना नगर का, तो उससे प्रदूषण हो रहा है। अच्छा, कितना उद्योग लगाता है, उससे गंदगी जो निकलता है उसको भी नदी में बहाया जाता है, तो वो भी हो गया। कल कारखानों का अपशिष्ट नदी में बहाना,
इससे भी नदी प्रदूषित होगा, मतलब नदी में कचरा मिलना चाहिए। अब जैसे देखिएगा कि कहीं कहीं पे जीव जंतु गाय भैंस बकरी सब मर जाता है तो इसको भी नदिये में फेंक देता है, गाड़ने के बदला नदी में फेंक देता है। अरे बकलोलवा सब गाड़ेगा तो जमीन में खाद भी मिलेगा, लेकिन गाड़ता नहीं, उसको नदी में फेंक देता है। तो इससे भी होता है क्या, उससे भी मतलब जो है नदी प्रदूषित होता है। उसके बाद तालाब में कीटनाशक, अब देखिए तालाब में होता क्या है, कभी कभी मच्छर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये मच्छर को मारने के लिए क्या करता है, इसमें दवाई छिड़क देता है। या फिर अगर आस पड़ोस में खेत है तो खेत में दवाई छिड़केगा, और वर्षा या कोई भी माध्यम से पानी की द्वारा बह के नदी में चला जाता है, तो उससे भी नदी प्रदूषित होता है। तो इससे भी क्या होता है, नदी का प्रदूषण हो रहा है। तो ये सब कारण लिखेंगे। उसके बाद देखिए घर से जो टंकी मतलब शौचालय का जो मटेरियल होता है उसको खींच के ले जाता है, उसको भी कहाँ बहाता है, टंकी से नदी में ही बहाता है। तो इससे भी होता है। ठीक है, तो ये सब कारण है जिससे भारत का जो नदी है वो प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषण से बचाना है तो क्या करेंगे, पहले तो ये सब काम जो है इस सब काम को बंद कर देंगे। प्रदूषण से अगर बचाना है हमको, पहले तो ये सब काम बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बंद करना पड़ेगा। उसके बाद और एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, तो मत्स्य पालन करेंगे, मछली पालेंगे। ठीक है, ये मछली पालने से क्या होता है, मछली नदी का गंदगी को खा जाता है, जिससे पानी साफ हो जाता है पानी। तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। चलिए, अगला है कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नदी बहती है, उसका पानी रोक करके उस पर बांध बांध बना करके परियोजना चलाने लगता है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो देखिए बांध बनाने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो है कि सबसे पहली बात बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी घाटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना है। ठीक है, क्या काम है नदी घाटी परियोजना का, क्या उद्देश्य है कि नदी घाटी से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है उसको हल करना। इसमें बाढ़ का नियंत्रण, आप पता है ना, अभी आपको बाढ़ आ जाएगा यदि बांध नहीं बनाएंगे, तो बाढ़ का नियंत्रण भी होता है। मृदा अपरदन, नदी क्या करती है, मिट्टी काट करके ले जाती है, तो उसका अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन पर रोक। सिंचाई एवं पीने के पानी, सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराना। उद्योग, गांव और नगरों के लिए जल विद्युत उत्पादन करना, ना गांव नगर के लिए जल हुआ, फिर विद्युत उत्पादन हुआ, ये सब इत्यादि शामिल है। ये सब उद्देश्य का पूर्ति कौन करता है, नदी घाटी परियोजना करता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, तो ये आगे हम लोग जानेंगे। हम आपको बताए टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आज तक में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। पिछली वीडियो के मतलब पिछला जो वीडियो है तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी गड़बड़ थी, तो उस पर हमने ध्यान दिया है। इसमें आपको आशा है कि अच्छा लगा होगा पढ़ने में। ठीक है, आज ये हमारा दूसरा वीडियो था, और भी वीडियोस आएगी, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।